हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल JKSSB अड्डा 614। आज हम करेंगे सेट नंबर 2 करेंगे, जो कि मैंने एक सीरीज़ चलाई है ज़ीरो टू हीरो बैच। वीडियो थोड़ी लेट आ रही है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो ये वीडियो आपकी इम्पोर्टेंट रहेगी। इसके अंदर भी मैंने काफ़ी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका क्या क्वेश्चन का आंसर आपने निकाला है कि नहीं निकाला। तो 2-3 कमेंट आए थे और उनके आंसर बिल्कुल ठीक है। तो चलो समझाते हैं क्वेश्चन। इन ए बैग कंटेनिंग अ रेड, ग्रीन एंड ब्लू पेन, द रेशियो ऑफ रेड, ब्लू और ग्रीन पेन की जो रेशियो दी है वो दी है आपको 7:4:9। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पेन्स इन द बैग वाज 320, टोटल जो पेन है ना बैग के अंदर वो है 320। अब बैग के अंदर रेड भी है, ब्लू भी है और ग्रीन भी है, तो टोटल करेंगे तो इन सबको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन सबको ऐड करो तो आपका कितना आ जाएगा। यहाँ पे ये 9 और एक कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। ओके, टोटल 20 है, हमारा टोटल कितना है 20, बट एक्चुअली क्वेश्चन के अंदर टोटल कितना आना चाहिए, 320 आना चाहिए। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, 320 हमारे पास गिवन वैल्यू है। अब ये वाला ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो कैंसिल, 2 से कितना टाइम कटेगा, ये 16 टाइम कट जाएगा। तो मतलब ये आपका 1 यूनिट है। अब 1 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 16 आ रही है। या आप ऐसे मानो कि ये आपकी जो बिस्किट है, एक बिस्किट का पैकेट आपका 16 रुपये का है। तो आपको क्या निकालना है, हाउ मैनी ऑफ देम वर रेड। रेड के पास कितने बिस्किट हैं, तो रेड के पास है 7 बिस्किट। एक बिस्किट या वो 16 रुपीज़ का है, तो 7 बिस्किट कितने के हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके 16 मल्टीप्लाई बाय 7। थोड़ा सा पेन स्लो चल रहा है। 7 6 से 42, ये 2 आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 7 1 7, 7 और 4 कितने हो जाएंगे 11। तो मेरा आंसर जो भी कितना आया वो आया 112। तो जिसका आंसर 112 था वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, वीडियो का पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हम बेसिक से आगे क्वेश्चंस करेंगे। सम ऑफ टू नंबर्स इज 84 and their HCF is 12. The total number of such the total pair of such number will be, कितने पेयर्स मेरे बन सकते हैं कब, जब मेरे सम ऑफ टू नंबर इज 84 होगा और उनका जो HCF होगा वो 12 है। तो यहाँ पे जब भी ऐसे क्वेश्चन का आता है ना आपको, तो एक फार्मूला याद रखना। जैसे सम बोला हुआ तो नंबर 1 प्लस नंबर 2। ठीक है, सम ऑफ टू नंबर है ना, तो एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, दो नंबर का सम कितना आना चाहिए, 84 आना चाहिए। और उसने ये बोला कि इन्हीं दो नंबर का जो HCF है ना वो 12 है। ये 12 पता क्या है, ये है कॉमन नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक नंबर A लेता हूँ, एक नंबर B लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो HCF है वो कितना 12 है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 12A और यहाँ पे 12V। अगर बीच में यहाँ पे सम है तो सम कर देंगे, अगर यहाँ पे डिफरेंस है तो डिफरेंस लगा देंगे। अब देखो मैं बोल रहा हूँ 12 मल्टीप्लाई बाय A एंड प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय B। तो यहाँ पे देखो HCF इन दोनों का क्या आ रहा है, इन दोनों का अगर ये दो नंबर का है तो इनका HCF कितना आना चाहिए, 12। तो आप 12 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, A प्लस B, क्योंकि क्या है 12 क्या है इनका HCF आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 12 मल्टीप्लाई A। पहला नंबर मेरा अगर 12 मल्टीप्लाई A है तो दूसरा नंबर मेरा कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय B, विच इज इक्वल्स टू कितना, 84। और आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों नंबर का 12 आ रहा है, तो 12 मैंने रख दिया कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा A प्लस B विच इज इक्वल्स टू 84। अब यहाँ पे देखो 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास A प्लस B की वैल्यू निकल जाएगी कितनी, 84 अपॉन में 12। ठीक है, अब ये 12 से कितना टाइम कट जाएगा, 7 टाइम कट जाएगा। तो यहाँ पे देखो मेरे पास कितना है, यहाँ पे A प्लस B इज इक्वल्स टू
7। मेरा पेन थोड़ा स्लो चल रहा है तो इसलिए मैं बिल्कुल धीरे धीरे ही पढ़ा रहा हूँ। अब देखो, अब उसने पूछा है द टोटल पेयर ऑफ सच नंबर्स विल बी। अब टोटल पेयर कितने बन सकते हैं? a प्लस बी को मिला के 7 बनाना मुझे, मतलब कुछ ऐसे नंबर रखो, a की वैल्यू यहाँ पे ऐसे रखो और b की वैल्यू ऐसे रखो, उन दोनों को ऐड करके 7 आना चाहिए। ठीक है, पहला पेयर मैं बनाता हूँ। अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पे 1 रखता हूँ तो b की वैल्यू कितनी रखने पड़ेगी मुझे? b की वैल्यू मुझे कितनी रखने पड़ेगी 7 बनाने के लिए? 6 बनाने पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया? ये आ गया 7। ठीक है, पहला पेयर मेरा बन गया कितना? 1 और 6 का। दूसरा पेयर क्या बनेगा? तो दूसरा पेयर आपका कौन सा बना सकता हूं मैं? 2 प्लस 5 कर दूं तो कितना होता है? वो भी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तीसरा पेयर में कितना हो जाएगा? 3। 3 में क्या जोड़ूं 7 बन जाए? तो आप बोलो सर 4 जोड़ो, तो ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई, यहाँ पे 1 और 6 आ गया, 2 और 5 आ गया, 3 और 4 आ गया, बट अगर 1 और 6 आपने लिख दिया ना तो दूसरा पेयर आप 6 और 1 नहीं बना सकते हो, क्योंकि ये तो कॉमन है, क्योंकि ये तो मैंने पहले बना चुका हूँ इसका पेयर। अगर मैंने 2 और 5 का बना दिया तो आप 5 और 2 का नहीं बना सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी रिपीटेड है भाई। जो रिपीटेड होंगे वो हमें नहीं लेने हैं। ठीक है, तो इसके अलावा और कोई बनता है यहाँ पे 7 का पेयर? नहीं बना। तो आपके पास कितने टोटल नंबर ऑफ पेयर बने यहाँ पे? 1 6 2 5 और 3 4। ये कितना हो जाएगा? 1 2 और 3। कोई 3 ऑप्शन में है? डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कल को यहाँ पे मैं बोलता हूँ a प्लस बी यहाँ पे करके मेरे पास यहाँ पे 11 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर 11 होगा तो टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे ये आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताना। अगर आपको नहीं समझ आया तब भी आप मुझे बताओ, मैं अगली वीडियो के अंदर पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, वैसे ही मैं ये सेशन ख़त्म करके टॉपिक वाइज पे भी आऊँगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा सेम ही है। वहाँ पे पहले आपको सम पूछा था, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्रोडक्ट है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1500 एंड देयर HCF इज 10। द नंबर ऑफ सच पॉसिबल पेयर इज आर। ठीक है, पॉसिबल पेयर ही मुझे बताने हैं, तो मैंने आपको फार्मूला पीछे बताया है। यहाँ पे अगर सम होगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे नंबर 1 प्लस नंबर 2 इज इक्वल्स टू आपको जो भी आपको वैल्यू दी होगी। ठीक है, सम है तो सम लिखेंगे, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट है। तो फिर इसका मैंने आपको फार्मूला ए को ड्राइव किया था, HCF मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है, बीच में प्लस क्या था? अगर यहाँ पे सम बोला तो प्लस करना है, प्रोडक्ट बोला तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, HCF मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल्स टू जो आपको वैल्यू दी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट बोल रहा है तो मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई, विच इज इक्वल्स टू कितना? 1500। अब देखो HCF आपको गिवन है, HCF मल्टीप्लाई ए, HCF मल्टीप्लाई बी। तो यहाँ पे HCF देखो, HCF मेरे पास कितना आ रहा है? यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा और फिर मल्टीप्लाई बाय HCF कितना? 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाय बी विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? 1500। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा? 100। ए मल्टीप्लाई बी कितना हो जाएगा? तो ए मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय वो आ गया 100 आपका। ये मैं आपको समझाने के लिए इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही, यहाँ पे देखो 2 0 यहाँ पे हैं, 1 और 1 0 बीच में मल्टीप्लाई है, 2 0 से 2 0 मैं यहाँ पे ही कट कर देता। ठीक है, ऐसे यहाँ पे करने पड़ रहे हैं, मैं उसी स्टेप में करता। तो यहाँ पे देखो अब a मल्टीप्लाई बाय बी कितना है आपके पास? 15 है भाई। ठीक है, अब देखो मुझे पेयर बनाना है। पीछे क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या किया था? यहाँ पे प्लस किया था, क्योंकि a प्लस बी था तो 7 बनाना था मुझे। अब मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको यहाँ पे a और b की वैल्यू ऐसे रखूं कि प्रोडक्ट में क्या आए? 15 बन जाए। ठीक है, प्रोडक्ट में क्या आए? 15 बन जाए। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये वो दो नंबर होते हैं जो को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका HCF क्या होता है? यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, अब देखो 15 बनाना है मुझे, a मल्टीप्लाई बी इज इक्वल्स टू क्या बनाना है मुझे? 15 बनाना है। ठीक है, कौन से पेयर लूंगा मैं? एक तो मैं अगर a की वैल्यू 1 रखूं
तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने आप में 15 हो जाएगी। ठीक है, 1 इंटू 15 कितना हो जाएगा 15। तो को प्राइम नंबर है ये दोनों, HCF 1 है तो HCF 1 आ गया। ठीक है, अब देखो 2 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करूँ 15 आता है, नहीं आता है। 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 15 आ जाए, तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 15 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये 3 और 5 क्या है, को प्राइम है, क्योंकि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, तो को प्राइम नंबर होने चाहिए ये आपके। ठीक है, तो ये देखो ये भाई आपके पास कितने पेयर बने हैं, और कोई बनता है 15 का पेयर। और देखो 4 के टेबल में नहीं आता 15, 5 के टेबल में 15 आता है, बट हमने पेयर ऑलरेडी ले लिया 3 का और 5 का। ठीक है, तो आपके पास कितने पेयर बने यहाँ पे, एक और एक, 2 पेयर। सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक का अगर आपको समझ आई है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं हर एक चैप्टर के लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, हर एक चैप्टर के 2-2 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, मतलब टाइप वाइज में कर रहा हूँ। पहली वीडियो के अंदर मैं टाइप 1, दूसरी वीडियो के अंदर टाइप 2, ऐसे ही हम टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 करते रहेंगे। तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से उठाया मैंने। A and B can do a work in 13 days and 20 days respectively. If A work for a day alternately किसने स्टार्ट किया, A ने स्टार्ट किया। अल्टरनेटली का यहाँ पे मैं आपको मतलब बता देता हूँ। अल्टरनेट का मतलब ये होता है कि देखो भाई, पहले दिन अगर मैं काम कर रहा हूँ तो दूसरे दिन यहाँ पे कोई और काम करेगा, फिर तीसरे दिन मैं आया हूँ, चौथे दिन कोई और करेगा। बट ये आपको पता होना चाहिए काम किसने शुरू किया। काम यहाँ पे लिखा गया, काम ए ने शुरू किया, दैट मीन्स पहले दिन ए काम करने आया, दूसरे दिन बी काम करने आया, ए नहीं आया। तीसरे दिन यहाँ पे फिर से ए काम करने आया और चौथे दिन यहाँ पे बी काम करने आया। तो ऐसे अल्टरनेट डे ये काम करते रहे। तो क्वेश्चन में ये पूछा, इन हाउ मैनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, कितने दिन के अंदर काम खत्म होगा जब ये अल्टरनेट डे काम करेंगे और काम शुरू करेगा ए। तो यहाँ पे देखो टाइम एंड वर्क के अंदर मैंने आपको एक ही चीज़ आपको बताई है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। ए कितने दिन काम कर रहा है, 13 डे काम कर रहा है। बी कितने दिन काम कर रहा है, 26 डेज काम कर रहा है। तो हमें पहले इन दोनों का क्या लेना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है। 13 और 26 का एलसीएम कितना होता है, 26 हो जाएगा। ये 26 वो नंबर है जो 13 से भी कटता है और 26 से भी कट जाएगा। 13 से कितना टाइम कटेगा, तो 13 से 2 टाइम कितना हो जाएगा, 26। 26 से कितना टाइम 26 होता है, 1 टाइम होता है। अब याद रखना, ये जो हमने एलसीएम निकाला ना, ये हमारा क्या है, टोटल वर्क। ये हमारा टोटल वर्क जो हमें इनसे करवाना है। ठीक है, ये ए के लिए और बी के लिए दोनों का वर्क सेम रहेगा। अब ये जो 2 और ये 1 जो है ना, ये क्या है, ये है हमारी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मैंने आपको बताया, एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है कि एक दिन के अंदर कितना काम कर सकता है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं एक दिन के अंदर 10 घंटे पढ़ सकता हूँ, वो 10 घंटे क्या है, मेरे एफिशिएंसी है मेरी एक दिन की। पर डे वर्क आप लगा सकते हो इसको। ठीक है, अब देखो काम उसने क्या बोला कि ये अल्टरनेट डे काम करेंगे, बट काम करेगा ए। पहले दिन ए आया और ए ने यहाँ पे कितना काम किया, यहाँ पे 2 घंटे काम किया। पहले दिन ए आया तो ए ने कितना काम किया, 2 काम कर लिया। दूसरे दिन बी आता है तो बी ने कितना कर रहा है काम, 1 काम कर रहा है। फिर ऐसे ही यहाँ पे ए आया, ए ने 2 काम किया, बी ने 1 काम किया, और ये प्रोसीजर चलता रहा। बट टोटल काम जो है ना, वो मुझे करवाना कितना है, 26 काम करवाना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, ए पहले दिन आके 2 काम करता है और बी यहाँ पे दूसरे दिन आके 1 काम करता है। तो टोटल काम कितना करते हैं ये 2 दिन का, पहले दिन ए का, दूसरे दिन बी का। टोटल डेज हो गए कितने भाई, 2 दिन का काम देख लेता हूँ मैं कितना करते हैं ये दोनों मिलकर। 2 दिन के अंदर इन्होंने कितना काम किया, 2 + 1 कितना, 3 काम कर दिया भाई। 2 दिन के अंदर इन्होंने अपना 3 काम कर लिया हुआ। बट टोटल काम करवाना कितना, मुझे 26 काम करवाना है। ठीक है, 26 वर्क करवाना है। तो मुझे यहाँ पे देखो 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 26 के आसपास वैल्यू आई। अगर मैं 3 के साथ यहाँ पे 9 की मल्टीप्लाई कर दूं, वो 27 हो जाएगा। तो 26 मुझे काम कराना। यहाँ तो मेरे पास वैल्यू 26 आने चाहिए, ऐसा कोई नंबर से मल्टीप्लाई करूँ या 26 से छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये
26 के आसपास वैल्यू पहुंच रही है। 8 3 कितना हो जाएगा, 24 काम हो गया, 24 वर्क डन हो गया। कितने दिन के अंदर, यहाँ पे 2 दिन नहीं होंगे, अगर यहाँ पे 8 के साथ मल्टीप्लाई हुई है तो इसके नंबर के साथ भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 दिन। 16 दिन के अंदर अभी तक मेरे पास काम जो खत्म हुआ वो कितना हुआ, 24 काम खत्म हुआ। बट अभी भी मेरे पास रिमेनिंग वर्क कितना है, मुझे करवाना था 26, बट अभी तक मेरे पास कितना हुआ, 24 काम खत्म हुआ, 24 काम हो गया। अब यहाँ पे कौन स्टार्ट कर रहा है काम, ए स्टार्ट कर रहा है। ए एक दिन के अंदर काम कितना कर रहा था, 2 काम कर रहा था, तो मेरा रिमेनिंग वर्क भी कितना है, 2 ही बचा हुआ। अगर ये 2 अगले दिन काम आके करेगा तो इसके पास टोटल 26 वर्क डन हो जाएगा। क्या ये मेरा 26 काम खत्म हो गया। कितने दिन लाए, क्योंकि ए आया है तो ए ने एक ही दिन लगाया हुआ, तो 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 17 डेज, 17 डेज आंसर आ जाएगा आपका, 17 डेज आपका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे बता देना, ठीक है। कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना जो भी आपकी क्वेरी है आप प्लीज़ शेयर कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप आप हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसका जो बच्चे मांगते हैं ना पीडीएफ, सर पीडीएफ, तो पीडीएफ मैं वहाँ पे ही शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। सो जितने भी मेंबर्स हैं वो प्लीज़ टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लें। और हमारी एप्लीकेशन JKSSB ADA 614 एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, वो भी आप प्ले स्टोर से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर भी मैं इसकी PDF डाल दूँगा। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 13th क्वेश्चन है हमारा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए और बी यहाँ पे मिलकर काम करते हैं 10 दिन, बी और यहाँ पे सी काम करते हैं 12 दिन में यहाँ पे, और सी और ए मिलकर काम करते हैं 15 दिन के अंदर। पहले तो हम अकेला अकेला काम करवा रहे थे, अब ये क्या कर रहे हैं, पेयर में काम कर रहे हैं। तो पेयर में जब भी काम करेंगे तो ये यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैसे क्वेश्चन करना है। बोल रहे इफ ऑल द 3 वर्क टुगेदर, जब तीनों मिलकर काम करेंगे। तीनों कौन बंदे भाई, एक ए है, एक बी है और एक सी है। अकेला अकेला काम कर रहे हैं ना, बट यहाँ पे तो ये पेयर में बता के रखा हो इनका या डेज, बट हमें क्या करना है, इनका अलग अलग निकालना है। तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। जब ए बी और सी तीनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन के अंदर खत्म होता है। तो पहला जो स्टेप है हमारा वो सेम ही है, ए और बी के यहाँ पे डेज कितने, यहाँ पे 10 डेज के अंदर। फिर यहाँ पे बी और यहाँ पे सी काम करते हैं, वो कितने दिन के अंदर काम करते हैं भाई, वो यहाँ पे 12 डेज के अंदर करते हैं। फिर यहाँ पे सी और यहाँ पे ए मिलकर काम करते हैं और वो कितना दिन लेते हैं, उसी काम को 15 दिन के अंदर ख़त्म कर देते हैं। तो पहला स्टेप इनका एलसीएम लो। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो तीनों से कटे, 10 से भी, 12 से भी, 15 से भी। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ निकाल देता हूँ यहाँ पे टाइम एंड वर्क की। जब भी क्वेश्चन के अंदर 5, 10, 12, 15, 30, 60 ऐसे कुछ वैल्यू हों तो इनका हमेशा एलसीएम ना 60 ही रहता है। इनका हमेशा एलसीएम क्या रहेगा, 60 रहेगा। जैसे 10, 12, 15 है, 10 है, 12 है, 15 है, तो एलसीएम कितना रहेगा यहाँ पे 60। तो यहाँ पे 60 मैंने रख दिया। अब 60 मेरा क्या है यहाँ पे, टोटल वर्क डन, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे अगर ए और बी 10 दिन के अंदर 60 काम कर रहे हैं तो एक दिन के अंदर कितना कर रहे होंगे, 10 × 6 कितना हो जाएगा, 60। तो 12 से कितना टाइम 60 हो जाएगा, 12 × 5 60, ठीक है। और 15 से कितना टाइम हो जाएगा, 15 × 4 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ए और बी एक दिन के अंदर 6 काम करते हैं, बी और सी एक दिन के अंदर 5 काम करते हैं, सी और ए एक दिन के अंदर यहाँ पे 4 काम करते हैं। अब ये क्वेश्चन के अंदर बोला गया है इफ़ ऑल द 3 वर्क टुगेदर, जब ये सभी के सभी तीनों के तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, देखो जब मैं इनको ऐड करूँगा a + b + b + c + c + a, तो मेरे पास a कितने टाइम ऐड हो रहा है, 2 टाइम ऐड हो रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम a, फिर बीच में यहाँ पे प्लस b कितने टाइम आ रहा है, b और b यहाँ पे आ रहा है तो 2 टाइम b, 2 टाइम b, और यहाँ पे प्लस 2 टाइम c भी आ जाएगा।
और इधर यहाँ पे देखो इनकी एफिशिएंसी ऐड कर दो, 6 5 11 11 4 15, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पे कुछ कॉमन भी आ रहा है आपका 2 2 2 क्या आ रहा है कॉमन, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा आपका a प्लस बी प्लस सी। तो आपके पास बच गया a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे आगे तीनों। अब तीनों की क्या निकालनी है हमें, एफिशिएंसी, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 15/2। ये एफिशिएंसी आ गई किसकी, a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई। और अब मुझे क्या निकालना है, डेस निकालना है। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी के क्या निकालेंगे, अब हम डेस निकालेंगे। और डेस निकालने का फार्मूला क्या होता है आपके पास, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। मैंने आपको वर्क, आपको मैंने पहले से बताया कि वर्क सभी का क्या रहता है, सेम रहता है, ये एलसीएम लिया हुआ। तो यहाँ पे मैंने रख दिया 60। एफिशिएंसी किसकी चाहिए, ए बी और सी की। तो ए बी और सी की एफिशिएंसी हमने कितनी निकाली है, 15/2, 15/2। तो यहाँ इसको देखो 60 है, तो इसको डिवाइड को ब्रेक कर दो मल्टीप्लाई में, तो ये आपका रिवर्स हो जाता है, ये आपका 2/15 हो जाएगा। ठीक है, पेन मेरा बहुत स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों। 15 से 4 टाइम कट जाएगा 60 टाइम, और 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 मेरा कोई ऑप्शन में है, सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लग गया पता, यहाँ तक कोई किसी को डाउट है तो बता दो। अगर कल को वो यहाँ पे ये पूछ सकता था, क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत तेज हो चुका है, वो यहाँ पे ए का काम भी पूछ सकता है। तो अगर ए का काम पूछ लेता तो आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दो, ए का तो ए का डेज पूछ लेगा, तो ए की आपके पास एफिशिएंसी भी होनी चाहिए। यहाँ पे ए की सिंगल एफिशिएंसी तो है नहीं हमारे पास, तो हमारे पास तब बी और सी की एफिशिएंसी है। क्या है हमारे पास एफिशिएंसी, बी और सी की एफिशिएंसी है। वो कहाँ से दिखेगी, यहाँ से। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो तब आप यहाँ पे वैल्यू रख देते 5। तो यहाँ पे a प्लस 5 इज इक्वल्स टू 15/2। तो इसको वहाँ पे ले जाते, तो ये 15/2 का यहाँ पे 5 का माइनस कर देते, तब आप यहाँ पे इसको आगे सिंप्लीफाई करके a की एफिशिएंसी निकाल सकते थे। गॉट इट, लग गया पता यहाँ तक। तो चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा परसेंटेज से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए स्टूडेंट गॉट 23% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 28 मार्क्स। एक स्टूडेंट 23% मार्क्स लेता है और वो 28 मार्क्स से फेल हो जाता है। अनदर स्टूडेंट गॉट 35% मार्क्स एंड पास्ड बाय 20 मार्क्स। एक और दूसरा बच्चा था, वो 35 मार्क्स लेता है, 35%, और वो 20 नंबर से ज़्यादा पास हो जाता है। फाइंड द सम ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मैक्सिमम नंबर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को छोड़ दो, सम का छोड़ो, यहाँ पे आपको खाली मुझे क्वेश्चन के अंदर एक मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, और यहाँ पे पासिंग परसेंटेज बतानी है कितनी है भाई। ठीक है, एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा। ये मैंने थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बड़ा क्वेश्चन ले लिया है, कोई सीजीएल टाइप का, ये आपको नहीं करना। आपको खाली मैक्सिमम मार्क्स और पासिंग परसेंटेज पूछ सकता है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक स्टूडेंट है जिसके 23% मार्क्स आते हैं, 23% लेता है, और वो यहाँ पे कितने नंबर से फेल हो जाता है। अगर फेल हो रहा है ना, तो उसके साथ एक चीज़ याद रखना, मैं माइनस लगा रहा हूँ। माइनस मुझे ये बता देगा कि ये क्या है, फेल हो रहा है। ठीक है, और दूसरा बच्चा है जो 35% मार्क्स लेता है और 20 यहाँ पे ज़्यादा ले लेता है, पासिंग मार्क्स से 20 ज़्यादा ले रहा है। तो 35% लेके वो यहाँ पे 20 मार्क्स ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना आपको, तो खाली उनका क्या करना है, आपको डिफरेंस चेक करना है। उनका क्या करना है, आपने डिफरेंस चेक कर लेना भाई। आपको क्या करना, माइनस करना है इन दोनों को। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे 23 और यहाँ पे 35 का, तो आप बोल दोगे सर 12% का यहाँ पे अंतर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 28 और 20 का, आप बोलोगे 8 आ रहा है। मैं डिफरेंस चेक कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी तो माइनस मैं लगा सकता हूँ ना। तो देखो 28 माइनस का और ये माइनस का, अब डिफरेंस बताओ मुझे कितना हुआ,
28 के आगे माइनस लगाया। माइनस मैंने क्यों बोला लगाने के लिए, क्योंकि अब हम डिफरेंस चेक करेंगे इसका, और बच्चे क्या करते हैं इसको और इसको क्या कर देते हैं, बोलते हैं कि 28 और 20 का डिफरेंस है 8। बट देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे फेल वाले के साथ इसलिए मैंने माइनस लगा के रखा था क्योंकि डिफरेंस में वहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 48। ठीक है। अब देखो 12% के अंदर ना आपके पास कितने मार्क्स हैं, यहाँ पे 48 मार्क्स हैं। तो 1% के अंदर आपके पास कितने यहाँ पे मार्क्स होने चाहिए, तो आप बोल दोगे यहाँ पे सर कि ये हो जाएगा आपका कितना 48/12 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो 12 से कितना टाइम कटेगा, ये 12 से ये कट जाएगा आपका 4 टाइम। 12 × 4 कितना होता है 48। तो एक चीज़ याद रखना, 1% के अंदर आपके पास कितने मार्क्स हैं, 4 मार्क्स हैं। और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स पूछ लिया। मैक्सिमम जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो ना, तो आपका जो एग्ज़ाम होता है वो होता है 100% का। आपका एग्ज़ाम कितना परसेंट का होता है, 100% का होता है। तो देखो अगर 1% के अंदर 4 मार्क्स हैं, तो 100% के अंदर आपके पास कितने मार्क्स होने चाहिए, तो 4 × 100 कर दो, तो आपके पास कितने हो जाएंगे 400 आपके पास मार्क्स हो जाएंगे भाई। ठीक है, 400 आपके पास क्या हो जाएंगे मार्क्स। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे पहले पार्ट का इसका। फिर बाद में पूछ लिया पासिंग परसेंटेज क्या होती है भाई। तो पासिंग परसेंटेज की याद रखना, वो हम यहाँ से निकालेंगे। देखो अगर 1% के अंदर ना आपके पास कितने मार्क्स हैं, 4 मार्क्स हैं। अगर 1% के अंदर आपके पास 4 मार्क्स हैं, तो देखो यहाँ पे एक कैंडिडेट था जो 23% लेके 28 नंबर से फेल हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मुझे ये पता चलता मार्क्स की जगह, अगर मैं बोलता कि मैं 2% से यहाँ पे फेल हो रहा था, 23% मेरे पास आए, 2% मैं फेल हो रहा हूँ, अगर ये 2% मुझे मिल जाते तो क्या मैं पास हो सकता था। तो 23 और 2 कितने हो सकते थे, यहाँ पे 25% मुझे पास होने के लिए पासिंग परसेंटेज चाहिए थी। बट हमें यहाँ पे देख के रखा है क्या, मार्क्स हैं, ये परसेंटेज नहीं है। क्या अगर मैं इसको मार्क्स को परसेंटेज में चेंज कर दूं तो मैं इजी क्वेश्चन कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे 1% के अंदर 4 मार्क्स हैं, तो मुझे 28 मार्क्स बनाने हैं, मुझे 28 मार्क्स बनाना है। तो आप एक चीज़ करना, यहाँ पे 28 आपके पास मार्क्स हैं, तो 1% के अंदर आपके पास कितने मार्क्स हैं, 4 हैं। तो आप उसको डिवाइड कर दो, 28 आपने ऊपर लिखना है और 1% के अंदर 4 मार्क्स है, तो यहाँ पे आपको टोटल परसेंटेज दिख जाएगी कितनी भाई, 7%। तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको पता चल गया कि मैं 7% से फेल हो रहा हूँ। 23% मेरे आते हैं और मैं 7% से ये क्या होता हूँ, फेल हो जाता हूँ। 7% से मैं फेल होता हूँ। अगर ये 7% मुझे मिल जाए तो मैं पास हो सकता हूँ, तो मैं बिल्कुल पास हो सकता हूँ। तो 23 + 7 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे पासिंग के लिए, तो पासिंग के लिए हमारे पास हो जाएंगे 30%। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, 30% हमें पास होने के लिए चाहिए थे। ओके, गॉट इट, लग गया पता। अरे ये क्या हो गया, कहाँ पे पहुंच गया मैं। तो 30% पास होने के लिए चाहिए थे, लग गया पता सबको। चलें अब अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज से ही है। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीजेज एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 5%। जो पॉपुलेशन है सिटी की, वो हर साल कितनी इंक्रीज होते जा रही है, वो 5% इंक्रीज होते जा रही है पॉपुलेशन। ठीक है। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 16,000, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। 2 साल बाद कितनी हो जाएगी। देखो अगर आज पॉपुलेशन है विलेज की, वो कितनी है, यहाँ पे 16,000 है। आज जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, यहाँ पे 16,000 है। मेरा पेन हो चुका है ख़राब, इसलिए वीडियो मैंने पॉज करी थी थोड़े टाइम के लिए। तो यहाँ पे देखो मैं कहाँ पे पहुँचा था, 16,000। ठीक है। ये पॉपुलेशन जो है हमारे जो सिटी की, वो थी यहाँ पे 16,000, और बोला कि पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, 2 साल आगे की मुझे पॉपुलेशन बतानी है। तो हर साल कितनी इंक्रीज हो रही है, 5% इंक्रीज हो रही है। मतलब अगर पहले साल मेरी अगर पॉपुलेशन यहाँ पे 100 थी,
तो 5% इंक्रीज हो गई तो कितनी हो जाएगी, 105 हो जाएगी। फिर ये एक साल, फिर दूसरे साल भी अगर मेरी पॉपुलेशन यहाँ पे 100 थी तो यहाँ पे 5% इंक्रीज हो गई तो मैंने कितनी रख ली यहाँ पे 5%। ठीक है, ये देखो फिर से यहाँ पे पेन यहाँ पे मिस्टेक कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ये 2 0 से ये वाले 2 0 मैं क्या कर दूंगा, कैंसिल आउट कर दूंगा। ठीक है, फिर आगे और जो कट होता है ना वो भी काट देंगे। फिर एक ये वाला 0 से एक ये 0 कट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 5 से कट जाएगा, 5 2 10 और ये 5 से कितना टाइम, 21 टाइम। अगर मैं 2 से काटूं तो ये 2 से कितना टाइम कटेगा, 8 टाइम कट जाएगा। ठीक है, 105 को मैं ऐसे रखता हूँ 105 और 21 इंटू मैं कर लेता हूँ 8, ये हो जाएगा 168। तो यहाँ पे 168 और फिर आप कर दो इसकी क्या, मल्टीप्लाई। 8 5 कितने होते हैं, 40, यहाँ पे 4 कैरी, फिर इसकी और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 5 और 6 कितने हो जाए, 30, और 8 और 0 0 हो जाएगा। 30 प्लस 0 यहाँ पे कितने होंगे, 30, 30 और प्लस यहाँ पे 4 कैरी किया, कितना हो जाएगा यहाँ पे 34। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 34। ठीक है, यहाँ पे 4 लिख दिया। अब यहाँ ही मैं आंसर मैं यहाँ पे ही दे सकता हूँ क्योंकि मेरे लास्ट के ये 2 डिजिट आ रहे हैं मल्टीप्लाई करके, वो लास्ट में 2 डिजिट जो है ना वो 40 होना चाहिए। यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 0 है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 0 है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 0 और यहाँ पे क्या है 40। तो दैट मीन्स यो मेरा आंसर होगा वो ए, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट, लग गया आपको पता कैसे आपने करना है। ये जो मैंने आपको बताया ये है थोड़ा कि जब आपको टाइम सेव करना है तो आप देख सकते हो मेरे आंसर में लास्ट 2 डिजिट 40 हैं, तो बाकी के जो डिजिट थे वो 0 0 थे, बस एक ही ऑप्शन था, वो कौन सा था, यहाँ पे ए ऑप्शन। तो अगर इसको पूरा मल्टीप्लाई करो तो 17640 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप नहीं तो आप करके भी देख सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना पूरा, इसका आंसर यही आएगा। लग गया आपको पता ना। अगर मैं इसका अदर मेथड आपको बताऊं तो आपको परसेंटेज मेथड से करना है। देखो 5% मैंने लिख लिया, तो 5% की जो वैल्यू होती है वो 1/20 होती है, क्योंकि 5 को जब आप कर दोगे यहाँ पे डिवाइड तो आपका कितना आ जाएगा, ये वाला, इसको काटोगे तो आपका बन जाएगा यार तो 1/20। ठीक है, अब ये देखो नीचे आपको हमेशा ओरिजिनल वैल्यू आपको दी होती है, तो आपके पास यहाँ पे 0 आ गया ओरिजिनल, और ये 1 ये होता ना, ये होता है ऊपर इंक्रीज या डिक्रीज। तो यहाँ पे आपको बोला गया यहाँ पे क्या कि ये इंक्रीज हो रहा है, तो 1 इंक्रीज हो जाएगा। तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 प्लस 1 21 हो गया। तो देखो ओरिजिनल पहले मेरे पास नंबर था 20, ठीक है, बाद में फाइनल कितना हो गया, 21 हो गया। ठीक है, ये आ गया पहले साल का, ये कितने साल का आ गया, पहले साल का। फिर 20 और यहाँ पे 21 कितना आ गया, दूसरे साल का। ठीक है, तो देखो क्या करना आपको, इसकी और यहाँ पे इसकी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है यार, ये तो नहीं चल रहा। यहाँ पे देखो ये कितना हो गया, जब हमने इसकी मल्टीप्लाई की यहाँ पे 400 हो गया, और ये कितना हो गया, 441 हो गया। ठीक है, प्रेजेंट में अगर मैं देखूं तो प्रेजेंट पॉपुलेशन जो थी वो क्या थी, 16,000 थी, बट प्रेजेंट पॉपुलेशन मेरी जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितनी आ रही है यहाँ पे, 400 की वैल्यू यहाँ पे 16,000 है, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। ठीक है, तो आपको निकालनी क्या है, आफ्टर 2 ईयर, तो 2 साल बाद जो है वो कितनी है पॉपुलेशन, 441 यूनिट है। तो 441 अगर एक यूनिट की वैल्यू 40 है तो 441 की कितनी हो जाएगी, 441 इंटू 40 17,640। इस तरह से भी आप कर सकते हो। ठीक है, मेरा पेन टैबलेट बिल्कुल ख़राब हो चुका है, अब नया लेना पड़ेगा, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मुझे पहले भी यही प्रॉब्लम आ रही थी। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगर ये पेन टैबलेट ठीक चलता है तो अगर ये वीडियो निकलती है तो ठीक है, नहीं तो मुझे यहाँ पे ही ख़त्म करना पड़ेगा। 2 numbers are in the ratio 4:5. If 3 is added to the smaller and 7 is subtracted from the larger number, they are in the ratio 1:1. Find the larger number. देखो इसको मैं आपको बेसिक मेथड से आपको बता देता हूँ। अगर आपकी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग है तो आप इस क्वेश्चन को हार्डली 30 या 40 सेकेंड के अंदर आराम से कर सकते हो। 2 नंबर आपके पास, एक दिया है आपको 4x, ये मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और दूसरा दिया है आपको 5x। ठीक है, बोल रहे हैं कि अगर इफ 3 इज एडेड टू द स्मॉलर, अब 4x और 5x ये मेरे पास 2 नंबर है। ठीक है, इसमें से आप मुझे स्मॉलर नंबर बताओ कौन सा हो गया, 4x है या 5x है। आप बोलोगे 4x, और 4x में क्या ऐड हो रहा है यहाँ पे, 3। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो
4x प्लस 3। अब ये जो है ना, ये क्या है, ये रेशियो है। रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय। ये आप सबको पता है रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड। और ये बोला गया आगे 7 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम लार्जर नंबर। लार्जर नंबर कितना है, 5x। इसमें से क्या निकाल दो, 7 सब्सट्रैक्टेड कर दिया मैंने। तो बाद में जो मेरे पास जो रेशियो बचती है वो 1:1 आती है, 1:1। अब आप क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो। 1 की मल्टीप्लाई अगर इधर करेंगे तो यही टर्म बचेगी और ये वैल्यू इधर आ जाएगी। तो क्या बचा आपका 4x प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 5x माइनस 7। ठीक है, ये मैं आपको बड़े प्यार से समझा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे x और x वाले साइड कर दो और कांस्टेंट वाले साइड कर दो। ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 4x माइनस 5x विच इज इक्वल्स टू माइनस 7। ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा, माइनस का। तो अगर देखो 4x में से 5x निकाल ले तो माइनस x बचा। और ये कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट माइनस कितना आ जाएगा, 10। माइनस और माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास यहाँ पे, 10 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 10 आ गई। तो लार्जर नंबर पूछा, फाइंड द लार्जर नंबर। तो 4x ये मेरे पास पहला नंबर है, स्मॉलर नंबर, और ये है मेरे पास लार्जर नंबर। लार्जर नंबर पूछा तो क्या है, 5x है। तो x की वैल्यू कितनी निकालिए, 10। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, आपका आंसर जो है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 50 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। लग गया पता। अगर स्मॉलर नंबर पूछ लेता तो 4x था, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 10 कर दे तो वो कितना हो जाता, 40 होता। बट मुझे लार्जर नंबर पूछा है तो 50, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लग गया पता। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ए बैग कंटेन 1 रुपी 50 पैसे 25 पैसे। एक बैग है मेरे पास, उसके अंदर 1 रुपये वाले कॉइन है, 50 पैसे वाले कॉइन है और 25 पैसे वाले कॉइन है। ठीक है, और जो उन कॉइन की जो रेशियो दे के रखी है वो 3, 4, 5। मतलब 1 रुपये वाले सिक्के हैं 3 हैं, 50 पैसे वाले सिक्के कितने हैं, 4 हैं, 25 पैसे वाले सिक्के हैं वो कितने हैं यहाँ पे, 6 है। ठीक है, यहाँ पे अब मैं इसकी मनी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ, मनी की वैल्यू। ठीक है, 1 रुपये वाले अगर 3 सिक्के हैं तो आपके पास टोटल रुपीस कितने हो जाएंगे, 3 रुपये हो जाएंगे। हुए कि नहीं हुए, देखो एक बैग के अंदर 1 रुपये वाले 3 कॉइन है। ठीक है, ये जो रेशियो दी है ये किसकी है, कॉइन की है। ठीक है, तो 1 रुपये वाले 3 है तो रुपीस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 50 पैसे वाले 4 सिक्के हैं। अब आपको पता है कि अगर मेरे पास 50 पैसे वाले 2 कॉइन हो तो मेरे पास 1 रुपया बन जाता है, 1 रुपी बनता है। तो ऐसे ही मेरे पास 4 सिक्के हैं, तो ये कितना है, 2 है, तो 2 और 2 जोड़ दो तो वो भी कितने हो जाएंगे, 4। तो यहाँ पे 1 और 1 कितना हो गया, 2 रुपये। ठीक है, 50 पैसे वाले अगर 4 सिक्के हैं तो आपके पास 2 रुपये हो गए। 25 पैसे वाले आपके पास 6 कॉइन है। ठीक है, अब देखो 25 पैसे वाले है ना, अगर आपके पास ये 4 होंगे ना, 25 पैसे वाले 4, तो आपके पास 1 रुपया बन जाता है। ठीक है, 2 और हैं। ठीक है, 25 और 25 कितने होते हैं, 50 हो जाएंगे, 50 पैसे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1.5। मतलब ये कितना हो गया आपका, 1.5 रुपया आपके पास हो गया। ठीक है, तो ये मैंने ये निकाल दिए, ये मैंने आगे मेरे मनी की वैल्यू। अब क्वेश्चन के अंदर भी यही दे के रखा है, इफ द टोटल अमाउंट ₹143, बोलता है ये मनी की वैल्यू है ना टोटल, वो कितनी है, 143 है। बट यहाँ पे मैं मनी की वैल्यू निकाल लेता हूँ ना, 3 और 2 5 और 1 कितना, 6.5। 6.5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कितनी दे के रखी है, 143 दे के रखी हुई है। ठीक है, अब आप मुझे यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के बता दो जल्दी से। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, फिर उसके बाद जो हमसे पूछा हम उसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, लगा पता। तो यहाँ पे देखो, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकालनी है। क्या मैं इसको 6.5 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 65/10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो 1 0 मैंने लगा दिया। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 143 मल्टीप्लाई बाय 10/65। और अगर मैं इसको 5 से काटूँ तो 5 से 2 टाइम कितना हो जाएगा, 10। ये 5 1 5, 5 से 3 टाइम कट जाएगा।
गॉट इट? लग गया आपको पता? यहाँ तक आपको पता चला ना? और अगर मैं यहाँ पे 13 से काटूं तो आपको पता है 13 इंटू 10 कितना होता है? 130 होता है। तो 130 से ऊपर है, दैट मीन्स ये कितने से कटेगा? 11 से कटेगा। तो आपके पास जो एक यूनिट की वैल्यू आई है वो आपके पास 11 इंटू 2 कितना हो गया? 22 आ गई। तो अब आपको क्या निकालना है? क्वेश्चन के अंदर क्या दे के रखा है? द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इज, 50 पैसे वाले कॉइन कितने हैं आपके पास? 4 कॉइन है। अब एक यूनिट की वैल्यू 22 है, तो 4 यूनिट की मुझे वैल्यू निकालनी है, दैट इज 22 मल्टीप्लाई 4 विच इज क्या हो जाएगा आपका? 88 आपके पास आंसर हो जाएगा। 88 कॉइन्स होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट? लग गया पता आपको कि नहीं लगा पता? यहाँ तक मुझे पूरा बता दो। अगर आपको नहीं पता चला है तो मैं फिर से समझा दूंगा। और ऐसे ये वाली टाइप के क्वेश्चन मैं आपको हर एक आगे जो भी जैसे 3rd वीडियो आएगी उसमें भी आएगा, 4th वीडियो में भी चलेगा, 5th वीडियो के अंदर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है? तो मतलब आपको 2-3 वीडियो के अंदर ये टाइप के क्वेश्चन अगर आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हमने क्वेश्चन करने हैं भाई। ठीक है? कई जगह आपको मनी की वैल्यू दी होगी तो आपसे कॉइन पूछ लेगा। कई जगह आपको, जैसे इसमें क्या था, आपको यहाँ पे मनी दे के रखी हुई है और कॉइन दे के रखे हैं, तो आपने मनी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है? ऐसे ही और भी जो क्वेश्चन होंगे मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता समझाऊंगा। What number should be subtracted from both the terms of the ratio 15:9 so that it make is equals to 3:4? बोलता कि ये मेरे पास रेशो है 15:19। अब इन दोनों नंबर में से मैं क्या माइनस करूं कि मेरे पास 3:4 आंसर आए? मेरे पास क्या रेशो आए? 3:4। अगर आप इसको बाय ऑप्शन से करते हो वो भी बेटर है। एक मेथड हो रहा है वो भी आपको मैं बता दूंगा। पहले हम बाय ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 3, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम? -3 कर देते हैं दोनों से, दोनों साइड से मैं -3 कर देता हूँ। तो यहाँ पे 15 में से 3 गए तो आपने बोला 12, 19 में से यहाँ पे 3 गए तो आपने बोल दिया मेरे पास कितना आ गया? 16। ठीक है? अब क्या 12:16 मेरे पास आ रहा है? क्या ये 3:4 बन सकता है? हाँ बन सकता है। कब? जब मैं इसको 4 से काटूंगा। ये 4 से 3 टाइम 12, ये 4 से 4 टाइम 16, तो 3:4 मेरा आंसर बन गया। तो कौन सा नंबर मैंने माइनस किया? यहाँ पे 3 माइनस किया, तो दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट? लग गया आपको बताइए? ये तो हो गया बाय ऑप्शन वाला। अब दूसरा मेथड एक और है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। दूसरा मेथड में आपको मैं लेके चलता हूँ प्रोपोर्शन वाला। देखो सबसे पहले आपने लिखना है ये 15:9, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन डालना है भाई। ठीक है? वो आगे जो रेशो दी होगी ना लास्ट में कि क्या रेशो बननी चाहिए वो लिख देंगे यहाँ पे हम 3:4। उसके बाद आपको याद रखना कि यहाँ पे इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और उन दोनों को हम माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। तो पहले हम 15 इंटू 4 करते हैं, कितना आता है? 60 आता है। 9 इंटू यहाँ पे 3 करेंगे, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 9 है क्या? 90 सॉरी ये 19 है यार, 19 है। तो 19 इंटू 3 करूँगा तो मेरे पास कितना आता है? ये 57 हो जाएगा, क्योंकि 9 इंटू 3 कितना था? 27, 3 में 2 कैरी हो जाएगा 57। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 3। ठीक है? अब आपने बोला सर यहाँ पे डिफरेंस आ गया 3, तो मेरा आंसर भी 3 हो जाएगा। ऐसा नहीं है। फिर आपने क्या करना है कि डिवाइडेड बाय। ठीक है? ये 3 आया, डिवाइडेड बाय हमने क्या करना है? इन दोनों का डिफरेंस, जो हमें रेशियो चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 है, तो उसी को हम यहाँ पे नीचे रख देंगे 1। अगर सपोज यहाँ पे होता है यहाँ पे 5:7, तो डिफरेंस आपका 2 आता, तो मैं डिवाइडेड बाय 2 कर देता नीचे। ठीक है? गॉट इट? तो यहाँ पे अगर इसको काटा तो आपके पास कितना आंसर आया? 3। तो 3 हमने माइनस कर दिया। लग गया पता? कुछ नहीं किया मैंने पहले 15:19 लिखा, यहाँ पे जो वैल्यू थी, देन उसका प्रोपोर्शन डाल दिया, फिर उसके बाद 3:4 लिख दिया।
अब यहाँ पे आपको पता है कि प्रोपोर्शन में हम फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करते हैं और ये मिडल में है इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, और उन दोनों का डिफरेंस कितना है 3 आया। तो डिवाइड बाय हमने क्या करना है कि जो इनका डिफरेंस होगा, जो हमें रेशियो चाहिए उनका डिफरेंस, तो 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने JKSSB से उठाया हुआ है, ये JKSSB में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ, दैट्स वाई मैंने ये क्वेश्चन उठाया ताकि आपको दिक्कत ना आए, कल को ये क्वेश्चन आपको दिखेगा वहाँ पे। तो लग गया पता। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। जितना लंबा आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है ना उतना है नहीं है ये। देखो कैसे मैं आपको ये विद इन 1 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व कराता हूँ। ए फ्रूट सेलर हैज़ 10 kg ऑफ एप्पल्स एंड 5 kg ऑफ ग्रेप्स। क्वांटिटी है मेरे पास, एक एप्पल है और दूसरा मेरे पास है ग्रेप्स। एप्पल जो है नंबर में वो कितने हैं 10 kg हैं, और ग्रेप्स जो है वो कितने हैं यहाँ पे 5 है। ठीक है। द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल इज 94.50। जो 1 kg का प्राइस है ना, ठीक है, प्राइस यहाँ पे मैं रखता हूँ प्राइस, 1 kg का प्राइस कितना है 94.50 एंड दैट ऑफ ग्रेप्स इज 106। और ग्रेप्स का प्राइस कितना है 1 kg में 106। तो यहाँ पे देखो एप्पल के पास 10 kg हैं, ग्रेप्स के पास यहाँ पे 5 kg हैं। तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, इसकी और इसकी क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, या तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लो या तो आप सीधे एवरेज का फॉर्मूला लिखो। एवरेज का होता है सम अपॉन में नंबर। ठीक है, एवरेज क्या होती है सम अपॉन में नंबर। ये फिर से मेरा जो पेन है ये गड़बड़ी कर रहा है भाई। देखो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको सिंपल एवरेज का फार्मूला याद रखना, सम अपॉन नंबर। सम किसका करेंगे, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा उनका सम करेंगे हम। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे देखो। ठीक है, मैं आपको सीधे यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे एवरेज नंबर मेरे पास 10 थे और इसको 94.50 और बीच में प्लस। यार ये फिर से दिक्कत देने लगा है मुझे यार, मैं क्या करूँ इसका, एक सेकंड रुको। एक यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, यहाँ पे 105 है 106 नहीं, यहाँ पे 105 कर लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एवरेज का मैंने आपको फार्मूला बताया सम अपॉन नंबर। तो सम क्या करना है भाई, पहले तो मैं लिखूंगा सीधे नंबर मल्टीप्लाई बाय एवरेज कितनी है 94.50, ये आ गया फर्स्ट का। ठीक है, इसका फिर बीच में यहाँ पे ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐड। फिर मैंने नंबर 5 थे और उसका प्राइस कितना है 105। ठीक है, और डिवाइडेड बाय अपॉन में नंबर। नंबर क्या है भाई, नंबर आपके पास एक है 10 और दूसरा है 5, तो यहाँ पे 10 + 5 कर दोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई हो रही है तो ये डेसिमल हट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 945। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बता दो मुझे, नहीं दिक्कत है ना तो चलते हैं आगे। बीच में डालो प्लस। 5 × 105 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 525 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इतना कैलकुलेशन तो कर सकते हो ना आपकी, या नहीं कर सकते हो। ठीक है, देखो 5 और 5 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, एक कैरी। 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6 और एक कैरी था ये 7 हो जाएगा। 9 और 5 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 14, तो 1470 अपॉन में यहाँ पे 15 आ जाएगा। लग गया पता, किसी को कोई डाउट है, नहीं है डाउट तो चलें आगे। अगर आप इसको काटोगे तो ये 5 से काटो, 5 से 3 टाइम 15, 5 से 2 टाइम 10, 4 आ गया 47 आ गया। 5 से 9 टाइम 45, 47 से 45 के 2 0 20, तो 5 4 20, तो ये आपका आ गया 294 अपॉन में 3। ठीक है, तो ये 3 से कितना टाइम कटेगा, 9 3 कितने होते हैं 27, यहाँ पे 29 में से 27 गए यहाँ पे, तो बचे 2 आपके पास, और ये 8 से कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 98 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे मेरा पेन खराब है इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत आई यहाँ पे लिखने में, नहीं तो ये क्वेश्चन आपको मैं बताऊँ आप एक मिनट के अंदर आप इसको कर सकते हो। अब आपको शॉर्ट ट्रिक के बताऊँ, आपने जब भी ऐसे आता है कि आपके पास क्वांटिटी दी जाती है
और उसका पर प्राइस का यहाँ पे रुपीस भी दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, उसी टाइम इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को यहाँ पे ही क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं करता तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा 945 आता आंसर। फिर बीच इन दोनों को मल्टीप्लाई करता, वो कितना आता है यहाँ पे, वो आता 525। तो मैं इन दोनों को क्या करता, ऐड, क्योंकि इनका सम करना ना, टोटल एवरेज, व्हाट इज द एवरेज अमाउंट निकालनी है, ठीक है। तो टोटल एवरेज निकालूंगा, तो पहले मैं इसका सम और इसका सम को ऐड कर दूंगा और डिवाइड बाय नंबर कर दूंगा। नंबर 10 kg और 5 kg कितना हो जाएगा, 15 kg हो जाएगा। मैं यहाँ पे पहुँच गया सीधे इस स्टेप से, ठीक है। ये लिखा और ये वाला स्टेप मैंने नहीं लिखा, मैं डायरेक्ट इस स्टेप पे आ गया, तो सीधे मेरा 1470 आंसर आ गया। 1470 को 15 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 98 आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखा आपने कैसे हमने कर दिया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपने करने हैं भाई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी पैटर्न का है और JKSSB में इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जूनियर असिस्टेंट के अंदर। द एवरेज वेट ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल इज 52 kg। 40 स्टूडेंट मेरे पास हैं और उनका एवरेज वेट है 52 kg। मैं बोलता हूँ मेरे पास नंबर जो है ना वो कितने हैं, आपके पास 40, और जो एवरेज है वो है मेरे पास कितनी है उनकी, 52। इफ द वेट ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड, कुछ याद आया आप क्वेश्चन कौन सा मेथड करवा रहा हूँ, टाइप नंबर 3 ऑफ एवरेज, इंक्लूड एक्सक्लूड। बोलता है कि अब क्या होता है कि टीचर इंक्लूड हो गया, पहले नंबर मेरे पास 40 स्टूडेंट थे, अब एक नया टीचर ऐड हुआ तो अब मेरे पास न्यू नंबर कितने हो जाएंगे, न्यू नंबर एक ऐड हुआ तो न्यू नंबर हो जाएंगे 41। तो ऐसा करते ही बोलता कि जो एवरेज वेट है वो राइस हो गया, राइस मतलब इंक्रीज हो गया, इंक्रीज कितना हो गया 500 ग्राम। 500 ग्राम आपको पता है कितना होता है, हाफ kg, ठीक है। यहाँ 0.5 kg, याद आया कुछ, तो 0.5, तो आपके पास जो न्यू एवरेज बन के आई है वो कितनी हो जाएगी, 52.5 kg, ठीक है। अब यहाँ पे बोला फाइंड द वेट ऑफ टीचर, जो टीचर आया उसका वेट निकालना है। तो याद रखना इस मेथड में आपको मैंने एक शॉर्ट ट्रिक आपको पढ़ाई हुई है, वो क्या है भाई, आपका A + ND। ए होती है आपकी फर्स्ट एवरेज, तो फर्स्ट एवरेज आपको कितनी दे के रखी हुई थी, 52, यही है ना 52। ये n जो है ना, n आ गई जब आपके पास एक नंबर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, तो टीचर इंक्लूड हो रहा है, इंक्लूड मतलब एक नंबर ऐड हुआ। अगर पहले आपके पास 40 नंबर थे, टीचर आने के बाद कितना हो गया, 41 हो गया, तो 41, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है डी क्या है, डिफरेंस इन एवरेज, एवरेज का डिफरेंस देखो, पहले 52 मेरी एवरेज थी, अब एवरेज 52.5 होगी, क्योंकि हाफ kg एवरेज क्या होगी, इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पे इन दोनों का अगर डिफरेंस देखूं तो 52 और 52.5, तो आपको बोलोगे 0.5 का यहाँ पे kg का डिफरेंस है, 0.5 मतलब हाफ kg, ठीक है। यहाँ तक ठीक है आपको। अब यहाँ से देखो ये आपका आ गया 50। कभी आप इसको और इसको मत काट देना, क्यों नहीं काटोगे, क्योंकि बीच में प्लस साइन है, ये तभी कटेगा जब आपका मल्टीप्लाई होता है। तो ये 52 आ गया और प्लस देखो ये 2 से ये कितना टाइम कटेगा, 20.5 से कट जाएगा, तभी आपको 41 बनेगा। तो ये आपका आ गया 20.5। तो इन दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 72.5 kg टीचर का वेट है जो आया भाई। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 72.5 kg। गॉट इट, लग गया पता, आपको समझ आ गई, अच्छे से समझ आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया भाई। एक कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स। अभी तक जो मैंने आपको पैटर्न करवाया है वो आपको कभी ट्वाइस 3 टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा 3 टाइम तक मैंने आपको कॉइन जो है ना टॉस वाले करवाया, बट अब 5 टाइम्स आ गया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड मतलब मुझे नंबर ऑफ फेवरेबल केस देखना है, नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने हैं जिसमें एग्जैक्ट 2 हेड तो होने चाहिए, एग्जैक्टली 2 हेड तो होने ही चाहिए। तो इसका कैसे करेंगे हम, तो देखो भाई यहाँ पे आपको पता है कि कितने आपके यहाँ पे केसेस बन सकते हैं, आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस। कॉइन के अंदर या तो एक हेड होता है या तो टेल होता है, ठीक है, एक और एक, 2, यहाँ पे 2 प्रोबेबिलिटी है, या तो हेड आएगा या तो
टेल आएगा, ठीक है, या तो हेड हेड आ सकते हैं या तो टेल टेल आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि कितने टाइम आपने टॉस किया है। तो देखो दो ही बनते हैं, या तो हेड है या तो टेल है भाई, ठीक है। जैसे डाइस में क्या बनता है, डाइस में कितने होते हैं टोटल, 6 होते हैं डॉट। इसमें क्या चांस है, एक हेड और एक टेल, तो 2 है। तो 2 की पावर हम देखेंगे कि कितने टाइम हमने टॉस किया, तो 2 की पावर 5 हमने टाइम टॉस किया, तो टोटल जो हमारे केस बनेंगे वो 32 केस बनेंगे। अब इस 32 केस में हमने ऐसा देखना कि हमारे पास एग्जैक्टली 2 हेड आने चाहिए। एग्जैक्टली क्या आने चाहिए, 2 हेड। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड। 2 हेड की मुझे निकालनी है। तो उससे पहले मुझे केसेस बताने हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, ठीक है। वो कैसे निकलेंगे, याद रखना, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे कि 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम 8 टाइम, तो आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। पहले आपने देखना है 2 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या बन सकती है मेरे पास, नंबर ऑफ केसेस क्या बनेंगे, फेवरेबल केसेस क्या बनेंगे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस के लिए आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, यहाँ पे आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का यहाँ पे लगाना है NCR फार्मूला, NCR, ठीक है। तो वो नंबर कितने हैं मेरे पास, 5 टाइम कॉस किया, ठीक है। NCR, R क्या है आपके पास, जो आपको देना है, कितने आने चाहिए, 2 हेड आने चाहिए। तो यहाँ पे 2 की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 ये नहीं है हेड वाले, यहाँ पे 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो जाता है। यहाँ पे ये वाले 2 है कि जो हेड है टेल है, तो कितने हैं, 2 है। तो 5C2, तो देखो इसका मतलब होता है 5 को आपने 2 टाइम तक यहाँ पे ब्रेक करना है। तो 5 × 4 ये आ गया 2 टाइम तक, 1 और 1 2, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 होता तो मैं मल्टीप्लाई 3 कर देता, अगर यहाँ मल्टीप्लाई 4 होता तो मैं 5 को 4 बार ब्रेक कर लेता, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 है, तो 2 के फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 × 1, ये 2 से 2 टाइम 4 हो जाएगा, और 5 2 जा 10। मेरे पास 10 केसेस ऐसे आ रहे हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 10 टाइम ऐसे आ रहे हैं जो आपके नंबर ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड बन सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड कितनी हो जाएगी, 10 आउट ऑफ कितने, 32। 32 में से 10 मेरे केसेस बन रहे हैं जब हेड हेड आ रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्टली 2 हेड आ रहे हैं। तो इसको जब आप काटोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये 2 से 5 टाइम कट जाएगा और 2 से ये 16 टाइम कट जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 5/16, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लग गया पता। अगर मैं बोलूँगा कल को यहाँ पे एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, तो मैं बोलूँगा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स की जगह 2 टेल कर दो, 2 टेल्स, ठीक है। तो तब आपका क्या आंसर होना चाहिए, क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर कर सकते हैं। अगर करेंगे तो मुझे समझ आएगा कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है, ठीक है। नहीं तो मैं प्रोबेबिलिटी अलग से आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा, जिसके अंदर हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स हम देखेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार फेंका जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 7 व्हेन थ्रोन ट्वाइस। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 7 आना चाहिए जब मैं 2 बार यहाँ पे डाइस को यहाँ पे रोल करता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, डाइस में अगर एक 6 यहाँ पे है, पहली बार फेंका गया, तो दूसरा 6 यहाँ पे है, टोटल 6 और 6 टोटल 12। तो यहाँ पे याद रखना गेटिंग ए सम ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 पूछ लेगा, 2 पूछ लेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये केसेस आपके बन सकते हैं। और ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा सिर्फ कब, जब डाइस को ट्वाइस बार फेंका जाता है, 2 बार फेंका जाएगा। तो आपको सम वाला क्वेश्चन पूछ लिया, तो याद रखना 1 से लेके 7 तक के बीच में अगर आपको कुछ भी सम पूछ ले, आपको कुछ नहीं करना, खाली 1 माइनस कर देना सब में। खाली सब में क्या करना है, 1 माइनस कर दो, 1 माइनस कर दो, ठीक है। ये 8 से 12 तक है, इसका भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जब आप 1 माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना आएगा, 1 चांस बनेगा। 3 में से 1 गया 2, 4 में से 1 गया 3, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 5 और फिर यहाँ पे
6। अब यहाँ पे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 7, तो 7 सम आना चाहिए। तो 7 में मैंने किया 1 माइनस, तो मेरे पास कितने फेवरेबल केस बन रहे हैं? 6 केसेस बन रहे हैं, मेरे पास 6 केसेस बन रहे हैं। और डाइस को मैंने 2 बार यहाँ पे रोल किया, 2 बार यहाँ पे फेंका गया। एक बार फेंकने में आपको पता है 6 की पावर 1 होती है, एक बार फेंका, बट मैंने 2 बार फेंका तो 6 की पावर 2 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। टोटल मेरे केस जो है ना वो 36 बनते हैं। टोटल केस मेरे 36 बनते हैं जब 2 बार डाइस को फेंका गया। और इस 36 में से मुझे पूछा गया कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 7। 7 का सम आना चाहिए जब डाइस जब फेंकी गई ट्वाइस, ठीक है। तो 7 के सम में आपके पास केस बने हैं 6। 36 में से 6 केस ऐसे हैं जिनमें सम आ रहा है 7, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर कितना हो जाएगा? फर्दर ये कट हो जाएगा, तो दैट इज़ 1/6 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर मैं कल को ये क्वेश्चन, ये देखो बिल्कुल और मेथड से आपको, और मेथड क्या, और एग्जांपल से आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा सम ऑफ 3 व्हेन थ्रोन ट्वाइस, तो तब आपका क्या आंसर आना चाहिए? देखो 3 सम आना चाहिए, 3 सम उनका क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो भाई 3 के सम पे मैंने क्या बोला है कि 1 माइनस करना है, तो केस बनेंगे मेरे 2। कितने में से केस बन रहा है? 2 आउट ऑफ 36, क्योंकि 2 बार फेंका गया डाइस को, ठीक है। 2 बार डाइस को फेंका गया तो 36 टोटल है केस। 36 में से 2 केस ऐसे हैं जब आपका सम 3 बन रहा है, तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1/16 हो जाएगा। अगर मैं कल को 5 बोल दूँ, 5, ठीक है, गेटिंग ए सम ऑफ 5, तो 5 है तो 5 में से 1 निकालो, कितने केस बने आपके? 4 केस बने हैं। तो 4 टोटल कितने में से? 36 में से। 36 में से 4 केस ऐसे हैं जब आपका सम आपका 5 आ रहा है, तो ये 4 से कितना टाइम कटेगा? 1/9 आपका तब आंसर आ जाएगा। बट अगर मैं बोलूँ 8 का, तो आपने कुछ नहीं करना है, 13 में से 8 घटा दो, 13 में से 9 घटा दो, 13 में से 10 घटा दो, 13 में से 11 और 13 में से 12, ये घटा दोगे आप। अगर मैं बोलूँगा कि सम 8 आना चाहिए, सम कितना आना चाहिए? 8 होना चाहिए, तो इसके केसेस क्या बनेंगे मेरे भाई? 8 के सम के अंदर मेरे केसेस बनेंगे 13 में से 8 निकाल दो, ठीक है। तो लगा पता? 13 में से जब 8 निकाले तो आपने बोल दिया मेरे पास केसेस बने हैं 5, ठीक है, आउट ऑफ कितने में से? 36 में से। तब आपके पास ये सम 8 सम कितनी बार आ रहा है? 5 बार आ रहा है, कितने में से? 36 में से। तो प्रोबेबिलिटी ये बन गई, आपके पास आंसर आ गया। अगर मैं 9 का करता, तो 13 में से 9 गए तो आपके पास कितने बचते? 4 बचते, ठीक है। तो 4/36, तो इसको काट के आपके पास आंसर कितना आता? 1/9 आता। अगर मैं बोलता कि मेरा सम 10 होना चाहिए, तो आप क्या करते? 13 में से 10 निकालते, तो आपके पास केस कितने बनते? यहाँ पे 3 केस बनते आउट ऑफ 36, तो आपका तब आंसर कितना आता है? यहाँ पे 1/12, ठीक है, 1/12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको समझ आया? आपको समझ आया कि नहीं आया? अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ बता दो। ये मैं आपको सिर्फ शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम में कैसे करना है। जब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा मैं आपको पूरा बताऊंगा, ठीक है। जब आपको 2 बार डाइस फेंकी जाती है तो कितने केसेस बनेंगे, जैसे 1 और 2 बन गया, ठीक है, 1 और 3 बन गया, पहली बार फेंका तो 1 और 1 बन सकता है, ऐसे तो मैं तब आपको पूरा डिटेल के अंदर करा दूंगा। अभी मैं सिर्फ शॉर्टकट बता रहा हूँ क्लासेस के लिए, ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपनी रिविज़न की, तो उनके लिए ये बेस्ट वीडियो रहेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मेंसुरेशन से क्वेश्चन उठाया गया है। इन ए क्वाड्रिलेटर ABCD, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 105 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 85 डिग्री। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल D? अब आपको पता है भाई कि एक क्वाड्रिलेटर अगर मैं ले लूँ, ठीक है, अगर कोई भी है, ये कोई क्वाड्रिलेटर है A B C और D, यहाँ पे दिया जाता है एंगल A जो है ना वो 90 डिग्री का है, एंगल B जो है वो 105 डिग्री का है, और एंगल जो C है वो है 85 डिग्री का।
तो मुझे बताओ एंगल डी कितना होगा। ये आप आंखें बंद करके आंसर दे सकते हो इसका, क्योंकि आपको पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है भाई। 360 डिग्री होता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर का, जो सम होता है चारों एंगल का वो होता है 360 डिग्री। 3 एंगल आपको देख के रखे हुए हैं, ठीक है। वह कौन कौन सा एंगल है, अगर आप 105 है, 85 है और 90 है, ठीक है, इन तीनों को कर दो ऐड। 105 प्लस 85 प्लस 90, अगर आप इसको ऐड करो तो आपके पास कितना आ जाएगा 190 प्लस 90 कर दो तो आपके पास कितना हो जाएगा 9 और 9 18 हो जाएगा, एक और दे 280 हो जाएगा। ये 280 डिग्री हो गया 3 एंगल का सम। बट मुझे 4 एंगल का सम कितना दे के रखा हुआ 360, तो 360 डिग्री में से अगर मैं ये -280 डिग्री कर दूं तो मेरे पास चौथा एंगल मिल जाएगा, फोर्थ एंगल मुझे मिल जाएगा ना, तो वो कितना हो जाएगा। तो 360 में से 280 माइनस कर दिए तो मेरे पास कितना बचा, दैट इज 80 डिग्री आपके पास राइट आंसर। कितना आपके पास एंगल बचता है तब 80 डिग्री आपका, विच इज ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट, लग गया पता आपको, समझ आ गया ना। अगर नहीं समझ आ रहा तो प्लीज यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से आंसर बताओ कि नहीं आया समझ, क्योंकि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ए सिलेंडर रॉड ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर and height 28 centimeter is melted and cast into spherical ball of radius 3 centimeter. How many balls can be made? ठीक है, जब मैंने ये मेल्ट किया स्फेरिकल बॉल की शेप में तो बताओ मुझे नंबर ऑफ बॉल्स कितनी बनी होंगी। तो इसका एक कंसेप्ट है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। जब भी आप कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा, चाहे कोई रॉड होगी, ठीक है, स्फेरिकल शेप होगी या क्यूब होगा या सिलेंडर हो गया, ठीक है, तो इसको अगर हम मेल्टेड करते हैं और रीशेप करें ना तो इसका वॉल्यूम जो होता है ना वो रिमेन कांस्टेंट रहता। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता ना तो इसका मतलब है जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है, जैसे कोई मैं स्फेयर ले लेता हूँ, अगर कोई स्फेयर का ओरिजिनल वॉल्यूम होगा ना वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाएगा। एक ये कंसेप्ट है इसका, बस थोड़ा सिंपल सा फंडा है। वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाएगा। गॉट इट, बस एक छोटा सा फंडा है, याद रखना यहाँ पे। अब मुझे वॉल्यूम निकालना है किसका, सिलेंडर का, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या रॉड बोल सकते हो, ठीक है, वो क्या होता है भाई, आप मुझे बताओ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू एज इट इज रहने देते हैं। रेडियस कितना देके रखा है मुझे, इसका 3 देके रखा हो और 3 का स्क्वायर है तो 3 का मैं स्क्वायर कर देता हूँ। और हाइट कितनी देके रखी है 28। जब इसको सॉल्व करता हूँ तो पाई इंटू 9 इंटू 28, पाई की वैल्यू हम एज इट इज रखेंगे, पाई को हम ब्रेक नहीं करेंगे। तो 9 इंटू 28 किया तो आपके पास कितना आता है 252 आ गया। फिर सेकंड हम देखेंगे कि ये मेल्ट तो हमने कर दिया, अब कौन सी शेप में उसने लिया, स्फेरिकल बॉल। तो वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल बॉल, तो वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल बॉल, एक स्फेरिकल बॉल को वॉल्यूम निकाल लेते हैं क्योंकि एक ही है ना, तो मुझे उसके बाद बॉल्स और निकालने की कितनी बॉल्स निकालूंगा। तो पहले मैं एक वॉल्यूम, एक स्फेयर वॉल्यूम का देख लेता हूँ क्या निकलेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब। फार्मूले तो याद होने चाहिए, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होगी। 4/3 पाई को एज इट इज रखेंगे हम, आर क्यूब, रेडियस कितना है भाई स्फेयर का 3, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 3 से ये 3 टाइम कट हो जाएगा, 3 इंटू 3 कितना होता है यहाँ पे, सॉरी 3 इंटू 9 से कटेगा, सॉरी 3 इंटू 9 कितना होता है 27, और 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा 36, और बीच में क्या लगा हुआ, पाई लगा हुआ बीच में, ठीक है।
तो 36 पाई। अब मुझे क्या बताना है, नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स निकालनी है भाई। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था मैं कि वॉल्यूम जो इसका वो इसके बराबर हो जाएगा, इसका वॉल्यूम इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब एक स्फेरिकल बॉल हमारे पास कितनी निकली आई है, 36 पाई। तो मुझे कितनी बॉल का निकालना है यहाँ पे, 252 बॉल का। तो टोटल देख लेते हैं नंबर ऑफ बॉल्स कितनी बनेंगी। 252 आ गया मेरे पास, जो सिलेंडर की रॉड थी, और उसको मैंने किस में यहाँ पे कन्वर्ट किया, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल। तो वो कितना, 36 पाई। तो डिवाइड कर देंगे, ये पाई और ये पाई कैंसिल। ये 36 से कितना टाइम कटेगा, 36 से ये कटेगा आपका 7 6 42, तो 7 से कटेगा ये, ठीक है। तो 36 से 7 टाइम कट जाएगा। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 7। तो आपके पास कितनी बॉल बन के आई हैं, 7 बॉल्स बन के आई हैं, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसी वीडियो के अंदर मैं यहाँ पे वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई और क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, आपको लेवल के क्वेश्चन लगे हैं इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो के अंदर मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करिएगा।